अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। मोदी ने अपने वोटर्स को खुश करने के लिए पहलगाम हमले का इल्जाम पाकिस्तान पर आयद किया, लेकिन अब इस सियासी चाल के बायस वो शदीद दबाव में आ चुका है। सूरत हाल कुछ ऐसी हो चुकी है कि खुद मोदी को समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे और क्या ना करे। इसी बौखलाहट और इज़्तिराब के आलम में उसने गुज़श्ता रोज़ मुतादिद आला सतही इजलासों की सदारत की, जिनमें काबीना की सिक्योरिटी कमेटी, सियासी उमूर की काबीना कमेटी और इक़्तिसादी उमूर की काबीना कमेटी के इजलास शामिल थे। सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ क्या मनसूबाबंदी कर रहा है। क्या वो कोई तवील मुद्दती जंगी मनसूबाबंदी बना रहा है या महज महदूद नौयत के हमले की हिकमत अमली तरतीब दे रहा है? और अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ किसी जंग का आगाज़ करता है तो भारत को इसके क्या माशी सफारती नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकते हैं? इन तमाम पहलुओं का जायज़ा लेना ज़रूरी है। गो के मोदी ने अपनी अफवाज को पाकिस्तान पर कार्रवाई की इजाज़त दी, लेकिन वो अब भी इस कदर जहनी दबाव और बेयकीनी का शिकार है कि इसे अस्करी और सियासी क़यादत से बार बार मुशावरत करना पड़ रही है। और जाहिर है मोदी की सोच हिंदुत्व नज़रिए से जुड़ी हुई है। वो इक़्तिदार में आने के बाद से अखंड भारत का नारा बुलंद करता आया है और अपनी आवाम में पाकिस्तान मुखालिफ नफरत का प्रचार करके सियासी फ़ायदा उठाता रहा है। यही वजह है कि अब भी वो अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को मुतमईन रखने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना बयानियाँ अपनाए हुए है। लेकिन इस बार मोदी की हिकमत अमली उल्टी पड़ चुकी है। पहलगाम हमले में 26 अफराद की हलाकत ने भारत में गम और गुस्से की लहर दौड़ा दी है और मोदी हुकूमत पर एक नया दबाव है। यही वजह है कि मोदी ने फौरी तौर पर आला सतही इजलास मुनक्किद किए। अब इन इजलासों का मकसद ये तासुर देना है कि मोदी सरकार ये बता सके कि वो संजीदा और फैसला कुन इकदाम कर रही है। इन इजलासों का एक बुनियादी मकसद अवाम, इत्तेहादियों और आलमी बरादरी को मुतमईन करना है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाए हुए है। ज़मीनी हक़ाइक़ तो यही बता रहे हैं कि भारत में इतना दम ही नहीं है कि वो इतनी तवील लड़ाई लड़ सके, और वो भी ऐसे वक्त में जब भारत चीन और अमेरिका की कशीदगी का फ़ायदा उठाकर अमेरिकी कंपनीज़ को भारत में सरमायाकारी करने के लिए कोशा नज़र आ रहा है। फिर सऊदी अरब ने भारत में 100 अरब अमेरिकी डॉलर्स की सरमायाकारी का ऐलान किया है। अगर भारत पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ता है तो फिर बैरूनी सरमायाकारी मोदी सरकार के हाथों से रेत की तरह फिसल सकती है। अगर भारत ने पाकिस्तान के साथ जंग शुरू की तो इसके मईशत असरात मुरतब हो सकते हैं। भारत ने 2000 से 2024 तक मजमूई तौर पर 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर्स की गैर मुल्की बराह रास्त सरमायाकारी हासिल की है, जिसमें 2014 से 2024 के दरमियान 70% से ज़ायद सरमायाकारी आई है। माली साल 2023-24 में भारत ने 70.9 अरब अमेरिकी डॉलर्स की बैरूनी सरमायाकारी हासिल की, जिसमें 44.4 अरब अमेरिकी डॉलर्स की सरमायाकारी बराह रास्त हेसस में आई है। जबकि भारत को सबसे ज़्यादा सरमायाकारी सिंगापुर, मॉरिशस, अमेरिका, नीदरलैंड्स और जापान से आई है। अब अगर भारत ने पाकिस्तान के साथ जंग शुरू की तो इस सूरत हाल में गैर सरमायाकारों का एतमाद मुतासर हो सकता है, जिससे गैर मुल्की सरमायाकारी में कमी वाक़ हो सकती है। क्योंकि भारत की मईशत गैर मुल्की सरमायाकारी पर इन्हिसार करती है और जंग की सूरत में ये सरमायाकारी मुतासर हो सकती है, जिससे इसकी मईशत पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। लिहाजा भारत को पाकिस्तान के साथ जंग माशी तौर पर भारी पड़ सकती है। एक और अहम पहलू जिसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता वो भारतीय क्रिकेट का अहम इवेंट IPL है, जो भारतीय सरकार के लिए पैसे की फैक्ट्री शुमार होता है। सिर्फ साल 2024 में IPL की मजमूई मालियत 16.4 अरब तक पहुंच गई थी, जो कि 2023 के मुकाबले में 6.5% ज़ायद है। यानी ये इवेंट भारत के लिए माली एतबार से कितना अहम है, इसका अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है। अब इसी वक्त भारत में IPL जारी है और अगर भारत पाकिस्तान पर लंबे हमले की मनसूबाबंदी करता है तो इस सूरत में गैर मुल्की खिलाड़ी मुल्क छोड़कर वापस चले जाएंगे और भारत का ये अहम इवेंट बुरे तरीके से खुद मोदी की नाकिस पॉलिसी की वजह से सबूताज हो जाएगा। अब इन हालात में भारत पाकिस्तान के खिलाफ शॉर्ट टर्म मनसूबाबंदी कर सकता है, जैसा कि माजी में उसने बालाकोट पर नाकाम हमला किया। इसी तर्ज का कोई हमला भारत तरतीब दे सकता है, लेकिन गुज़श्ता रोज़ DGISPR और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार दुश्मन पर यह वाज़े कर चुके हैं कि अगर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो फिर पाकिस्तान अपनी मर्जी से भारत के खिलाफ टारगेट से और फिर पाकिस्तान खुद भारत के खिलाफ जंग खत्म करने का फैसला भी करेगा। DGISPR और इसहाक डार ने गुज़श्ता रोज़ क्या गुफ्तगू की, जरा उसकी एक झलक आपके साथ रखते हैं। We are everywhere all the time. We are ready and we are prepared to take on all sort of challenges. Military confrontation का रास्ता अगर उन्होंने चुनना है तो ये उनकी चॉइस है। आगे ये किधर जाता है ये फिर हमारी चॉइस है। Pakistan will not be the first one to resort to any escalating move. However, in case of any escalating move by the Indian side, we will respond very strongly.
अब जाहिर है मोदी हमला करता है तो फिर बैनुल अक़वामी दबाव भी आएगा, और ये दबाव आ भी रहा है, जैसा कि सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने दोनों ममालिक को कशीदगी से गुरेज करने और अपने तनाज़ात सफारती सतह पर हल करने का मशवरा दिया है। इसी तरह कुवैत ने भी दोनों ममालिक को तहम्मुल और बर्दाश्त का दामन थामने की तलकीन की है। फिर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से टेलीफोनिक रब्ता किया है और भारत पर जोर दिया है कि भारत पाकिस्तान के साथ मिलकर कशीदगी कम करे। अब ऐसे में भारत पाकिस्तान पर हमले में पहल करता है तो आलमी बरादरी भारत पर दबाव डाल सकती है, और वैसे भी भारत को यह खदशा भी लाक है कि अगर पाकिस्तान के साथ जंग शुरू की गई तो चीन पाकिस्तान का साथ देगा, और अब तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी सफारती ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इसी वजह से भारत के लिए मुश्किल होगा कि वो पाकिस्तान पर लंबे हमले की मनसूबाबंदी करे। अब इन सब वजूहात को मद्देनजर रखते हुए कहा जा सकता है कि मोदी खुद पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए में बुरी तरह फंस चुका है और वो अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को खुश करने के लिए पाकिस्तान पर हमले का ख्वाब देख रहा है। लेकिन मोदी का दिल जानता है, मोदी खुद समझता है कि अगर वो पाकिस्तान से जंग करता है तो इस सूरत में उसको माशी सफारती नुकसान के साथ साथ अपने लोगों को मजीद नफरत और तनकीद का सामना करना पड़ सकता है। अब मोदी खुद अपने बिछाए हुए जाल में फंसा हुआ है जहाँ से उसका निकलना नामुमकिन नज़र आता है, इसलिए वो कभी मईशतदानों से मेल मुलाकातें कर रहा है तो कभी अस्करी हुक्काम से मिल रहा है, और मोदी की इन मुलाकातों के पीछे इसकी बौखलाहट के सिवा और कुछ नहीं है। बहरहाल पाकिस्तान किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने टेला फायरिंग रेंज का दौरा किया। आर्मी चीफ ने पाक फौज की स्ट्राइक कोर मंगला की जंगी मशकों का जायजा लिया। आर्मी चीफ इस मौके पर यह कहते हैं कि भारत को किसी भी मिस एडवेंचर का भरपूर जवाब मिलेगा। और आज पहलगाम हमले के बाद सदर आसिफ जरदारी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने भारत के जारहाना इक़दामात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। अब पाकिस्तान भारत जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है। इस हवाले से प्रिपेयर्डनेस भी है, मामलात जो है वो खासी जो है अंडर कंट्रोल भी नज़र आते हैं। और इस सारे अगर सिनारियों को देखा जाए ओवरऑल तो ज़ाहिर है पाकिस्तान ये वाज़े कर चुका है कि इस हवाले से इनिशिएट पाकिस्तान नहीं करेगा, लेकिन फिर इसको एंड कहाँ करना है, कंक्लूड कैसे करना है, इसका फ़ैसला ज़रूर पाकिस्तान करेगा। जिस तरह का मिस एडवेंचर होगा उस ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। डबल इंटेंसिटी से मामलात सामने रखे जाएंगे, ना सिर्फ भारत के ऊपर बल्कि पूरी दुनिया पे पाकिस्तान ने ये बार बार आशिकार किया है। अब ये मिस एडवेंचर भारत कैसे करता है, ये कैलकुलेशन क्या है, ये फ़ैसला वहाँ से होना है, और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर है वो जवाबी बात भी किया जाएगा। इस सारे मामले पे हुकूमत क्या है, हुकूमत क्या सोच रही है, इस पर कुछ बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। अभी हमें ज्वाइन कर रहा है हुज़ैफ़ा रहमान साहब। हुज़ैफ़ा रहमान साहब वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हैं। हुज़ैफ़ा रहमान साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। हुज़ैफ़ा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अब ज़ाहिर है अब आप साथ हैं तो क्योंकि हमसे ये सवाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्त पूछते हैं कि बानी पीटीआई ने एक ट्वीट की सारे मामले पे और फिर उसको बड़ा सराहा गया और अप्रिशिएट किया गया कि बड़ी वेल बैलेंस्ड किस्म की अप्रोच है, ओपिनियन है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो सुप्रीमो हैं नवाज शरीफ साहब, ज़ाहिर है 3 बार के प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान की कदावर सियासी शख्सियत है, बहुत सीजनड है, उनकी तरफ से इसके ऊपर अभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। इवन अपने ट्विटर हैंडल पे भी कोई पोस्ट उन्होंने इस पे नहीं डाली है। तो मानी खेज खामोशी की वजह क्या है हुज़ैफ़ा रहमान साहब, अगर मैं ये जान सकूँ इब्तिदा में, ज़रा इस पे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने मुझे वक्त दिया। पहली बात तो ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के मोदी से कोई बहुत मिसाली मरासिम नहीं है और ना ही कोई ऐसे आइडियल भारत से ताल्लुकात हैं। जब जब पाकिस्तान को ज़रूरत हुई, पाकिस्तान के इदारों को ज़रूरत हुई, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने बतौर सियासी क़ियादत एक ब्रिज का किरदार अदा किया, जो 2 मुल्कों के दरमियान एक खुशगवार ताल्लुकात के लिए कोई भी स्टेट्समैन करता है। और मियां साहब ने जब भी कोई रोल प्ले किया, कोई बैकडोर डिप्लोमेसी या जब भी कोई इस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई, जब पाकिस्तान के कौमी इदारों को, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट को ये ज़रूरत पेश आई कि सियासी क़यादत अपना रोल प्ले करे, तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का सब कॉन्टीनेंट में एक स्टेचर है और बड़े सगीर के पाक व हिंद के इस वक्त सबसे मोस्ट सीनियर पॉलिटिशियन है। तो उन्होंने अपना वो सियासी एक्सपीरियंस यूटिलाइज करते हुए पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के इदारों के लिए एक मुस्बत किरदार अदा किया। और हमने देखा भी, चाहे वो 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी का लाहौर का दौरा हो, चाहे वो 2015-16 में नरेंद्र मोदी का दौरा हो, बेसिकली जाहिर है हमसाया ममालिक से खुशगवार ताल्लुकात का पाकिस्तान हमेशा से ख्वाह है। अटल बिहारी वाजपेयी के उस दौरे का जिक्र कर रहे हैं आप जिसमें प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने हाथ बढ़ाया था और उस वक्त वो होस्ट कर रहे थे? नहीं, उस वक्त नहीं। ये तो मियां साहब जब जाहिर है उसमें चले गए थे, एग्जाइल में थे, तब उन्होंने किया था। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने लाहौर का एक दौरा किया था और उसमें आपने देखा कि किस तरीके से
मियां साहब के साथ उन्होंने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और उज़ैफ़र रहमान साहब, यही तो मैं पूछ रहा हूं ना सर, क्योंकि एक्सपर्टीज भी है, ही इज वेरी सीजन्ड, वेरी एक्सपीरियंस्ड। अगर आप बीच में ना बोलते तो मैं बात मुकम्मल कर लेता, फिर आप क्रॉस क्वेश्चन कर लेते, मैं उसी तरफ ही आ रहा था। हाँ। तो आपने जो कि फैक्चुअल गलती की निशानदेही की, लेकिन मैंने फिर आपको करेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि पाकिस्तान आज भी भारत से खुशगवार ताल्लुकात, एक पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाह है और हमेशा से रहा है। जब जब जरूरत पड़ी है तो मियां साहब जब वजीर आजम थे, हेड ऑफ स्टेट, तो उन्होंने वो रोल प्ले किया। आज अब आपका जो सवाल है कि मियां साहब की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, देखिए इस PMLN की गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब लीड कर रहे हैं और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार जो वजीर खारजा भी हैं, तो उन दोनों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे ख्याल से आप भी सीने पे हाथ रखकर बता सकते हैं कि माजी में वज़ीर आज़म रहे, बारी तहरीक इंसाफ वजीर आजम थे, जब आपका कश्मीर कत्ता कलामी के लिए इंतहाई माजरत उज़ैफ़र रहमान साहब, मुझे इसलिए काटना पड़ रहा है ना। देखिए बात ये है हुजूर कि मैं नवाज शरीफ साहब बड़ी कदावर शख्सियत हैं, शहबाज शरीफ साहब देयर इज नो डाउट के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। सर वी एक्सपेक्ट अ सिंगल, मतलब एक सिंगल ट्वीट नहीं, एक पोस्ट नहीं जो नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम, अपने पॉलिटिक्स पे कर लेते हैं, पार्टी पे और दीगर इश्यूज पे हो सकती है, व्हाई नॉट दिस टाइम सर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए इसको इस तरीके से मेरे ख्याल से हाईलाइट करना, और जब हम हाईलाइट करते हैं, ज़ाहिर है आपका चैनल जो है पूरी दुनिया में देखा जाता है, भारत में भी देखा जा रहा होगा। जब ये क्लिप ऑन एयर होगा या ऑन एयर हो रहा है तो ज़ाहिर है भारत में भी डिस्कस होगा, तो मुनासिब नहीं है। ज़ाहिर है आपके जो सफारती ताल्लुकात होते हैं उसमें हेड ऑफ स्टेट को जवाब देते हैं, वज़ीर ख़ारजा को जवाब देते हैं। आज आप ये देखें कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा ने भारत के हम मनसब से बात की वज़ीर ख़ारजा से, और उस कॉल के बाद फिर अमेरिका के वज़ीर दिफा ने उनके सोशल मीडिया के ऊपर एक स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। आप फिर मैं आपको भी बात कर रहा हूं। मैं सवाल देखिए उनका सोशल मीडिया हैंडल, वो हैंडल उनका 24 न्यूज़ नहीं है ना, वो हुज़ैफ़र रहमान है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान के 3 दफा के वजीर आजम हैं, 2 दफा के वजीर आला हैं। उन्होंने जो भी बात कहनी है पूरी दुनिया में वो डिस्कस होनी है, और वो हतमी बात कहनी है। वो जाहिर है वो सारी सूरत हाल को, तो फिर ये मानी खेज खामोशी क्यों है सर? कोई मायनी खेज खामोशी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हुकूमत ने सख्त स्टांस लिया हुआ है, इसमें कोई मसलियत है? सख्त स्टांस लिया हुआ है, कोई मसलियत नहीं है। आप बना ले मसलियत और बात है, और ना कोई मसलियत नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ चूंकि अपनी प्राइवेट पोजीशन के अंदर है, प्राइवेट कैपेसिटी में उन्होंने बात की। बिलावल भुट्टो साहब अगर वजीर खारजा होते तो एक एक लफ्ज फूंक फूंक कर बोलते। आसिफ जरदारी साहब जो भी बात करेंगे बतौर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, एक एक लफ्ज को जाहिर है वो डिस्कस होगा, उसकी वेटिंग होगी, प्रूफिंग होगी, देन वो बोला जाएगा। तो जाहिर है जब आप अहम मनसब पर बैठे हुए होते हैं तो जाहिर है आप कोई ऐसी बात नहीं करते जो कि आपकी हुकूमत के लिए, आपकी मुसल्लह अफवाज के लिए, या आपके सफारती ताल्लुकात जो बायलैटरल होते हैं उसमें कहीं भी वो मुश्किलात का सबब बने। अगर यहाँ पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जो है वो बिल्कुल डेडलॉक का शिकार हो जाते हैं, अल्लाह ना करे, हम जंग को हमेशा से जो है हमने डिस्करेज किया है, अमन की बात की है, ऐसी सूरत हाल हो जाती है तो सबसे आगे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, उनकी जमात खड़ी भी होगी। तो इसलिए इसको इस तरीके से जोड़ना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। मुझे ज़ाती तौर पर पता है, मुझे ज़ाती तौर पर इस बात का इल्म है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हुकूमत के साथ मुसलसल, पाकिस्तान के इदारों के साथ, पाकिस्तान की जो भी अहम फैसला साज हैं सबसे राब्ते में हैं, और एक एक चीज़ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के इल्म में देकर की जा रही है। और जाहिर है जो हुकूमत का रिएक्शन, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग के मिनट्स, ये सारी चीज़ें इस बात की गमाजी करती हैं कि मुस्लिम लीग नून ने अगर स्टांस लिया है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की मर्जी और उनकी मंजूरी से लिया है। लेकिन जाहिर है आप ये समझते हैं कि उनको कोई ट्वीट करने की या पब्लिकली, पब्लिक डोमेन में कोई स्टेटमेंट देने की आप समझते हैं कि ऐसी जरूरत नहीं है? मैं समझता हूं कि अगर मरकज में PMLN की हुकूमत ना होती, वजीर आजम उनके भाई ना होते, वजीर खारजा उनके समधी ना होते, कोई भी स्टेटमेंट मुश्किल में डाल सकता है हुकूमत को? नहीं, नॉट एट ऑल। मेरी बात मुकम्मल तो होने दें। तो फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बतौर सदर मुस्लिम लीग नून, उनकी ये जिम्मेदारी बनती कि वो लाजमी इस पर बात करते। हुकूमत ने चूंकि खुद एक अग्रेसिव स्टांस लिया हुआ है, भारत जो हमारे साथ कर रहा है 200 अरब देखिए हमने लौटा दिया है, तो जाहिर है दोनों तरफ के कुछ ऐसे भी सियासी रहनुमा मौजूद रहने चाहिए जो जब बातचीत की जरूरत पड़े, बातचीत करनी पड़े। जिस तरीके से आज अमेरिका ने बातचीत पर जोर दिया है, कल हमें दिया और आज उन्होंने भारत को कहा, खित्ते में दीगर ममालिक भी कह रहे हैं कि आप बातचीत की तरफ कदम बढ़ाएं। तो ऐसे सियासतदान आपके पास मौजूद रहने चाहिए जो कम अज कम दोंनों तरफ एक मुस्बत रोल प्ले कर सकें, मान लेना कि मसलियत है, ब्रिज का रोल प्ले करें। इस खामोशी की मसलियत कार फरमाए ना, फिर मान लें इस बात। नहीं, मैंने आपकी बात का जवाब दिया है, ये मेरा अपना नुक्ता नजर है। एन मुमकिन है कि उनको जरूरत महसूस ही ना हो रही हो, और क्या पता अभी मेरी और आपकी गुफ्तगू खत्म हो, मियां साहब का ट्वीट
झूठ आ चुका हो सामने। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि आप बार बार एक ही सवाल को 4 दफा रिपीट कर रहे हैं, तो मैंने उसकी मुख्तलिफ जो है आपको ऑप्शंस बताए कि ये केस स्टडीज हो सकती हैं। मुमकिन है मेरा और आपका प्रोग्राम अभी खत्म हो और मियां साहब का एक शदीद जो है स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ जाए, क्योंकि जो बातें उन्हें पता है, जो उनके इल्म में है, जो बैकडोर डिप्लोमेसी या बाकी जो चीजें बिनी बैक पर चल रही हैं, जो उनके इल्म में है, वो शायद मेरे इल्म में ना हो। ये तो इसलिए मैंने बैकडोर आपके डिप्लोमेसी सामने हो सारी रही बातें है रखी हैं। बैकडोर डिप्लोमेसी हो रही है। देखिए जी, ममालिक के दरमियान बैकडोर रवाबित भी रहते हैं और रहने भी चाहिए, और बैकडोर चैनल्स के जरिए जाहिर है अगर अमेरिका जो है बीच में आया है, ये भी बैकडोर डिप्लोमेसी की एक किस्म है। अगर हमारे एनएसएस कोई राब्ता करते हैं किसी स्टेज पे, वो भी बैकडोर डिप्लोमेसी की एक किस्म है। अगर हमारे फॉरेन ऑफिस, फॉरेन डिप्लोमेट्स आपस में राब्ता करते हैं, वो भी एक बैकडोर डिप्लोमेसी की एक किस्म है। तो जाहिर है बैकडोर डिप्लोमेसी एक अच्छी चीज होती है, रहनी चाहिए, क्योंकि हम अमन के ख्वाह हैं। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि पाकिस्तान और भारत का तनाज़ा बढ़े, यहाँ कोई एटमी जंग हो, यहाँ कोई एलओसी की वायलेशन हो। यहाँ पर जो है दोनों तरफ ज़ाहिर है जो आबाद हैं, इंसान आबाद हैं, किसी का भी नुकसान हो। लेकिन अगर भारत बाज नहीं आएगा तो ज़ाहिर है हम अपना जो है दिफा का हक महफूज रखते हैं, और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, दुनिया का बेस्ट मिसाइल सिस्टम हमारे पास है, दुनिया की बेहतरीन फौज हमारे पास है। अच्छा, तो हम उसके उज़ैफर इमाद साहब, नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बैक टू बैक मीटिंग्स की हैं। कल का दिन तो बहुत मसरूफ रहा, और जो ज़ाहिर इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, खुद लोकल मीडिया भारत का रिपोर्ट कर रहा है, उसके मुताबिक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हो, अपोजिशन पार्टीज़ के साथ मीटिंग हो, इकॉनमी के ऊपर इजलास हो, कोई स्ट्रेटेजिक नौयत की मीटिंग हो, बैक टू बैक मीटिंग्स हो रही हैं, और तमाम तर यूँ लगता है कि जैसे वो सब स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेके उनसे कंसल्टेशन से एक पॉलिटिकल पार्टी को बात करना चाहती है। ऑल दो हम ये समझते हैं कि नरेंद्र मोदी के पास ज़ाहिर है वो एक डिसीजन तो नरेंद्र मोदी का है, और वो क्या हो सकता है वो हम सब लोग जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कोई लार्जर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के अंदर कोई बड़ी ब्रॉडर कंसल्टेशन नहीं हो सकती जिसमें ऑपोजिशन की तमाम तर पार्टीज़ को बुला लिया जाए, कोई मल्टी पार्टीज़ या ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हो जाए? देखें जी, बात यह कि हर मामले पे सियासी पॉइंट स्कोरिंग या हर मामले पे मैं ना मानू वाली पॉलिसी मुनासिब नहीं होती। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट और रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए मैं आपको सिर्फ बता दूं कि जितनी आपने नरेंद्र मोदी की मीटिंग्स मुझे गिनवाई हैं, पिछले 72 घंटों में वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने सियासी लेवल पर, और जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ ने अपने असली लेवल पर कई दर्जन मीटिंग्स की हैं। और जब ये सूरत हाल, जो कशीदा सूरत हाल है, ज़ाहिर है हमारी एक स्ट्रेटजी है, उन चीज़ों को हम आज भी प्राइम मिनिस्टर ने 3-4 बैक टू बैक बहुत अहम मीटिंग्स की हैं, हम उनको ज़ाहिर है मोदी की तरह तशहीर नहीं करना चाह रहे, वो ज़ाहिर है तशहीर ही कर सकते हैं, भारत के पास और क्या है। आपने देखा था जब बालाकोट में स्ट्राइक की थी, जो हमने जवाब दिया, हम जो काम कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली कर रहे हैं, और अल्लाह ना करे कोई सूरत हाल कशीदा हो तो वो उसका आपको ज़ाहिर समर भी नज़र आ जाएगा कौम को, कौम की तवक्कुआत पर ये हुकूमत और ये मुसल्लह अफवाज पूरी उतरेगी। लेकिन अगर आप चाहेंगे ये सूरत हाल, दुआ करें कि सूरत हाल बेहतर हो जाए, कशीदगी ना हो, अमन हो दोनों इलाकों में, तो हम आपको इन तमाम मीटिंग्स की तफसीलात भी जारी कर देंगे, और आपको आपकी तसल्ली तशफ़ी और अपने व्यूअर्स की तसल्ली तशफ़ी के लिए और अपने पाकिस्तानियों की खातिर हम वो बताएंगे कि हम इस जो सूरत हाल रही, वज़ीर-ए-आज़म साहब 1-1 बजे तक जो है मुख्तलिफ मीटिंग्स करते रहे हैं, और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस के इदारे सारे सर जोड़कर बैठे हुए हैं और एक लम्हा भी ज़ाया नहीं कर रहे। कल आपने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर वज़ीर ख़ारजा ने बताया कि चीन से जो हमें एक सपोर्ट मिली, वज़ीर ख़ारजा चीन के ने अपनी वज़ारत ख़ारजा से जो बयान जारी करवाया, बाकी डिप्लोमेट से जो ने सपोर्ट मिली, आज़रबाईजान से, हंगरी से, सऊदी अरेबिया से, यूएई से, कल ISPR के साथ वज़ीर ख़ारजा खुद बैठे। ये वो तो चीज़ें जो मीडिया पर आ रही हैं, लेकिन चूंकि एक हसास मामला है, इस पर मुसलसल देखिए, अब डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने और DG ISPR ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़ाहिर है खासी सेटिस्फैक्टरी थी इंटरनेशनल मीडिया के लिए भी। ज़ाहिर है जब जंग होती है और फिर जो कहा गया कि भारत ने फैसला करना, अगर वो करेंगे तो हम डबल इंटेंसिटी से जवाब देंगे, उसके लिए तो एक नेशनल कंसेंसस मौजूद है, और हमें रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हम ये गेज कर रहे हैं हमारी प्रिपेयर्डनेस इस हवाले से हुकूमती सतह पर इन पर्टिकुलर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से दीगर डोमेन्स में, कि ये लॉन्ग टर्म जारी रहती है तो क्या करेंगे, शॉर्ट टर्म होती है तो क्या करेंगे, इस हवाले से जो है वो हम इसको गेज करते हुए डेलिब्रेशंस कर रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी, आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया है, बड़ी अरकरेज़ी से आपने गुफ्तगू की है। पहली बात तो ये है कि मैं तो बार बार आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कह रहा हूँ कि आप 100 में से मुझसे पूछेंगे तो मैं 99 दफ़ा कहूँगा जी अमन अमन अमन, हम अमन चाहते हैं, लेकिन अमन को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। अगर भारत हम पर जंग मुसल्लत करता है, इंडस टेरिटरी को ख़त्म करता है, अब पानी हमारा बंद कर देता है, तो ज़ाहिर है पानी और खून जो है, फिर ये तो नहीं हो सकता ना कि वो हमारा पानी बंद करें और ज़ाहिर है यहाँ पर जो है
वो उनकी शक्ल हो सकती है, लोग फाकों से मरे, आपकी फसलें तबाह हो जाएं, ग्रीनरी आपकी खत्म हो जाए, हरियाली खत्म हो जाए, तो जाहिर है फिर हम पर जंग अगर मुसल्लत की जाएगी तो फिर जाहिर है फिर हमें इस चीज के वट एवर द कॉन्सिक्वेंसेज एंड वट एवर द सर्कमस्टांसेज हम फाइट करेंगे अंटिल आवर लास्ट ब्रीथ। आपकी भी यही बात होगी, मुझे यकीन है मेरी भी यही बात होगी। हम ज़रा पाकिस्तानी हैं, हम ज़रा मुल्क के लिए खड़े होंगे, लेकिन हमारी जो ट्रेनिंग है, हमारी जो स्ट्रेटजी है, हमारा जो नैरेटिव है, वो बार बार यही है कि हम इस खित्ते में अमन चाहते हैं। हम दो एटमी ममालिक आपस में किसी भी किस्म की कशीदगी को बढ़ाना नहीं चाहते, और अगर ये कशीदगी बढ़ेगी तो जितनी पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह उससे ज़्यादा उनके लिए नुकसानदेह है। वो शीशे के घर में बैठे हुए कल मुंबई। बहुत बहुत शुक्रिया हुज़ैफ़ा रहमान साहब, वज़ीर आज़म के माविन ख़ुसूसी हमारे साथ मौजूद थे। ज़ाहिर है हमारी तरफ से भी प्रिपेयर्डनेस पूरी है, हर डोमेन के अंदर, वो इकोनॉमिक हो, स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डोमेन हो, हम पूरी तरीके से तैयार हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू को कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सेनेटर साहब, स्ट्रेट अवे पाक भारत तनाज़े के कॉन्टेक्स्ट में आपने देखा DGISPR की बैक टू बैक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, कल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब के साथ एक प्रेसर हुआ और बड़ा स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया जा रहा है इंडिया को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर पॉलिटिकल पार्टी इस सारे मामले को कैसे देख रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे देख रही है। जब सेनेट में बारी आई तो इनके बावजूद कि हमारे इनके साथ डिफरेंसेस हैं और हमारे इनके साथ जो बेसिक डिफरेंस है, इस वक्त बात पाकिस्तान और इंडिया की है, तो इस वक्त हमें पाकिस्तान के लिए अपना सारा वजन हमने गवर्नमेंट के पीछे रख लिया है। और ये बात याद रखें कि हमने देखा है कि इमरान खान ने जब उनको जो थोड़ा बहुत एक्सेस हुआ, तो जो उन्होंने अपना ट्वीट किया है, उस ट्वीट की टोटल सर्कुलेशन तकरीबन 20 to 30 मिलियन के करीब चली गई है। उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट से और मुख्तलिफ लोगों ने जो किया, तो ओवरऑल उसकी है। अब हमें देखिए इस जंग में, इन चीजों में, और आपको पता है तकरीबन 8 या 9 इंटरनेशनल जो जरीदे हैं, अखबार हैं, उन्होंने इमरान खान की उस ट्वीट के ऊपर आर्टिकल लिखा है, इंक्लूडिंग हिंदुस्तान के अंदर भी हुआ है। और उन्होंने जिस तरीके से इमरान खान ने बातें की हैं, और वो बड़ी स्ट्रांग बातें की, उसमें अगर आप देखा जाए उन्होंने वो सारे जिक्र किया है कि किस तरीके से क्या होगा, और उन्होंने कहा कि बड़ा बिफिटिंग किस्म का जवाब मिलेगा। और खास तौर पे उन्होंने रेफरेंस दिए कि जैसे हमने 2019 में हमने मिस एडवेंचर किया था, हमने एक्चुअली आपको जिस तरीके के जवाब दिया था। अच्छा, इसमें ये याद रखें, पाकिस्तान की एयरफोर्स, स्पेशली एयरफोर्स, हैज गॉट मच बेटर कैपेबिलिटी। मैं सुनने में ये आया है कि कल परसों जो था, तकरीबन मेरे ख्याल में कल की बात है या परसों की बात है, तकरीबन कुछ उनके जहाज उड़े थे, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से उनके सारे कम्युनिकेशंस को जैम किया गया था और उनको एक क्या कह सकते हैं, पैगाम सख्त किस्म का दिया था कि आपके ये सारे लोकेशंस हमने लॉक किए हुए हैं, तो अगर आपने इन सारे जहाजों को वापस ना भेजा तो हम ये कर देंगे, जिसकी बेसिस पे वो वापस चले गए। तो ये बहुत सख्त एक जवाब उनको एयरफोर्स की तरफ से ऑलरेडी मिला हुआ है। हमारे पास एयर सुपरमेसी है और हमारे पायलट्स उनसे बहुत बेहतर है। सर, दिस इज अप्रिशिएटेड कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि पाकिस्तान की खातिर उन्होंने सारे का सारा वजन हुकूमत के पलड़े में डाला हुआ है, दिस इज मच अप्रिशिएटेड। अब कोर कमेटी, जी, एक मिनट सर, देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा पाकिस्तान का ही बात की है। अगर फर्ज करें कोई शख्स है, या मैं मिसाल देता हूं, आपकी गाड़ी के ड्राइविंग सीट पर कोई ऐसा बंदा बैठ जाए जो ड्राइविंग के काबिल ना हो, जिसके पास ड्राइविंग का लाइसेंस ना हो, सारी चीजें वो बैठ जाए, आप उसे कहो कि यार तुम इस सीट पर ना बैठो, तो आप मुझे बात बताओ, आप उस गाड़ी के या उस बस के लोगों के खैरख्वाह ख्वाह होंगे या उन लोगों के दुश्मन होंगे? नहीं, बिल्कुल, दिस इज अंडरस्टैंडेबल फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव। मैं समझ रहा हूँ आप जो कहना चाह रहे हैं। मैं सवाल ये है सर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किसी जगह पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस को मशरूत किया कि बानी PTI की प्रेजेंस होनी चाहिए, उसमें APC बुलानी चाहिए और उसमें बानी PTI को लेके आना चाहिए। तो आप समझते हैं कि कंडीशनल है बानी PTI की प्रेजेंस के साथ कोई भी किसी भी इस तरह के फोरम के ऊपर कंसल्टेशन या डेलिब्रेशंस? अच्छा, देखिए, इस जगह पे मैं इसको दूसरे जाविये से देखना चाहता हूँ। मैं चाहूंगा कि गवर्नमेंट इसको इस जाविये से देखे
गवर्नमेंट को एक 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 मॉरल सपोर्ट चाहिए, अवाम की सपोर्ट चाहिए। हुकूमत ने भी कुछ लगता है लचक का मुजाहरा किया। मैं जरा राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट आपको सुनवाना चाहता हूं। जरा राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट चलाएं, जिससे लगता है कि फ्लेक्सिबिलिटी हुकूमत के यहाँ भी है। जी, फिर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की तरफ जो है वो जाया जाता है, तो यकीनन पीटीआई जो है वो उसको बुलाया जाएगा। पीटीआई की प्रेजेंस है पार्लियामेंट में, तो फिर तो ये तो फिर पीटीआई पे मुनसर है ना कि वो अगर कहते हैं कि उनको कौन रिप्रेजेंट करे। और अगर वो कहेंगे कि खान को बाहर लाओ तो आप ला सकते हैं प्रोडक्शन ऑर्डर पे। मेरा ख्याल है कि अगर पीटीआई ये कहे और इस ऐसी सूरत हाल हो जिसका मैंने जिक्र किया है और दुआ की है कि अल्लाह ताला जो है वो इस खित्ते पूरे के ऊपर अल्लाह ताला रहम करे, तो अगर ऐसी सूरत होती है तो मैं नहीं समझता कि ये बात कोई जो है वो फिर कोई मुश्किल है या इसमें कोई हमें इधर उधर की जो है वो चीज़ों को। जी हुमायूं मोहम्मद साहब। देखिए, टू वेरी ऑनेस्ट, मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, मैं राणा साहब जो मर्जी कह रहे हो, राणा साहब की जिस तरीके से वो बात कह रहे हैं कि उनका पीटीआई की प्रेजेंस है और अगर वो चाहे वो जिसको नॉमिनेट करे, ये इस तरह नहीं होता। ये ऐसा इम्पोर्टेंट इशू है जिसमें आपने आगे बढ़ के उस शख्स को सामने लेकर आना है और अपने साथ बिठाना है। और आपने मतलब देखिए, आपस की बात है, अगर हम लोग जनरली देखें जो हो रहा है पाकिस्तान में और इमरान खान के साथ, आपको भी पता है वो मेनली पॉलिटिकली ड्रिवन है, ठीक है। तो अब अगर हम इस वक्त उस पॉलिटिकली ड्रिवन चीज को लेकर ही चल रहे हैं तो फिर आप पाकिस्तान का कोई फायदा नहीं कर रहे, आप नुकसान कर रहे हैं। तो अगर मैं गवर्नमेंट की जगह होता, अनफॉर्चुनेटली एक और मसला ये है कि गवर्नमेंट के पास शायद वो ताकत भी नहीं है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट के पास ताकत होती तो जिस तरीके से जो हाई कोर्ट्स के डिसीजंस है वो इम्प्लीमेंट हो रहे होते, ना कि ऑपोजिट। मुझे एक मिनट है जी, मुझे ब्रेक लेके सर जरा क्विकली वाइंड अप कीजिएगा, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक। जी, मेरी नजर में ये गवर्नमेंट को चाहिए या एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि वो आगे बढ़ के इमरान खान को खुद इनवाइट करे और वहां लाके बिठाए और उसके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। जब ये चीज होगी तो फिर आप देखना उसका इम्पैक्ट देखा। ठीक, हुमायूं मोहम्मद साहब, आई हैव टू टेक अ वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक हियर। हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है। लेट्स टेक अ ब्रेक और ब्रेक के बाद आते हैं। मोदी सरकार को अमली तौर पर नाकामियों का सामना है। पहलगाम हमले के बाद मुल्क के अंदर अवामी सतह पर जो सवालात उठे वो ये जाहिर करते हैं कि लोग अब हुकूमत से अमल चाहते हैं, ना कि जज्बाती तकरीरें। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और दीगर अपोजिशन जमातें खुलकर मोदी सरकार से पूछ रही हैं कि आखिर सिक्योरिटी में इतनी बड़ी दरार क्यों है, इंटेलिजेंस इदारे कहाँ थे और हमले के फौरन बाद पाकिस्तान को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराना कितना दानिशमंदाना इकदाम है। नौबत यहाँ तक आन पहुंची है कि हिंदुस्तानी अवाम मोदी के किरदार को मशकूक करार दे रहे हैं। हिंदुस्तानी अवाम अपनी ही हुकूमत पर किस तरह से सवालात उठा रहे हैं। अब इस सारी सूरत हाल में सबसे दिलचस्प बात यह है कि मोदी हुकूमत के अपने हामी भी इस बयानिए से मुतमईन नजर नहीं आ रहे। मुख्तलिफ टीवी शोज में बीजेपी के तर्जुमानों को सख्त सवालात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कुछ भारतीय एंकर्स जो माजी में मोदी की हर पॉलिसी के हिमायती थे, अब खुद हुकूमत से जवाब तलब कर रहे हैं। अपोजिशन जमातें भी सवाल कर रही हैं। वो क्या सवाल हैं जो इस वक्त हो रहे हैं। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आज 1 मई यानी लेबर डे है और लेबर डे पे लेबर के लिए क्या है, मजदूर के लिए क्या है, उसका क्या और उसको मिल क्या रहा है, इस पर कुछ बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। आज का दिन दुनिया भर के मेहनत कशों मजदूरों और कारीगरों को खराजे तहसीन पेश करने का दिन है। आज 1 मई है, यौम मजदूर, वो दिन जो हमें उन अफराद की कुर्बानियों को याद दिलाता है जो अपनी जान खतरे में डालकर माशी नाइंसाफ़ी के खिलाफ खड़े हुए। इस दिन को मनाने का आगाज़ 1886 में हुआ, जब अमेरिका के शहर शिकागो में मजदूरों ने 8 घंटे के औकात के लिए तारीखी एहतजाज किया। उन पर गोलियाँ चली, कई जान से गई, कई कैद हुए, लेकिन उनकी जद्दोजहद ने पूरी दुनिया के मजदूरों को आवाज़ दी। यही वजह है कि आज दुनिया भर में ये दिन मनाया जाता है ताकि मजदूरों के हुकूक, उनकी फलाह व बहबूद और वक़ार को तस्लीम किया जा सके। पाकिस्तान में मजदूर तबका मुल्की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। चाहे वो सनत हो, ज़राअत, तामीरात या ट्रांसपोर्ट, हर शोबे में मजदूर अपना खून पसीना बहाता है। लेकिन अफसोस, उनकी ज़िंदगी आजीरन बनी हुई है। मुल्क में लाखों ऐसे मजदूर, गैर हुनरमंद, नीम हुनरमंद और हुनरमंद अफराद हैं जो मुख्तलिफ शोबों और इदारों में हुकूमत की जानिब से मुकर्ररा उजरत से कम पर काम कर रहे हैं।
पाकिस्तान में मजदूरों की कम से कम उजरत सूबों के मुताबिक मुख्तलिफ है। हालिया आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2024-25 के माली साल में पंजाब और सिंध हुकूमतों ने मजदूरों की कम से कम माहाना उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर की है, लेकिन आज भी मजदूर 20,000 से भी कम दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान का मजदूर वो सुतून है जिस पर हमारी मईशत, सनत और तामीरात की इमारत खड़ी है, लेकिन अफसोस कि इसी सुतून की बुनियादें कमज़ोर कर दी गई हैं। लाखों मजदूर रोज़ाना फैक्ट्रीज़, खेतों, सड़कों और तामीराती मकामात पर खून पसीना बहाते हैं, लेकिन उन्हें नामुनासिब उजरत मिलती है, ना तिब्बी सहूलियात और ना ही सोशल सिक्योरिटी का तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। इसी तरह गैर रस्मी शोबे में काम करने वाले मजदूरों की एक बड़ी तादाद के पास किसी किस्म का तहरीरी मुआहदा नहीं होता, जिसका मतलब यह है कि वो जब चाहे निकाले जा सकते हैं और किसी हक या शिकायत का कानूनी सहारा भी नहीं होता है। दिहाड़ी पर काम करने वालों को तो कभी मजदूरी भी मुकम्मल नहीं दी जाती और वो इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाते हैं। मजदूर बच्चों की तालीम का ख्वाब आंखों के लिए सिर्फ रोटी के लिए अपनी नस्लों को भी मजदूरी पर लगा देता है। गो कि हुकूमत ने कम से कम उजरत का ऐलान किया है, लेकिन इस पर अमल दरामद ना होने के बराबर है। वक्त की ज़रूरत यह है कि जो हुकूमतें ऐलान करती हैं, दावे करती हैं, वादे करती हैं, कम अज़ कम उन वादों की तकमील हो, उनको पूरा किया जा सके, ताकि मजदूर को उसका हक मिल सके। जो कह रहा है कि हक मांगना तौहीन है, हक छीन लिया जाए। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा दूंगी इंशाल्लाह। कल अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।